घर बनाने में हम अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। मैं इन्वेस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, घर बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, आपसे और आपके परिवार से। बहुत लोगों का सपना होता है खुद का घर। सालों मेहनत करने के बाद जब हम घर बनाने जाते हैं तो इमोशंस के चलते हमको सारी बेस्ट चीजें उसमें यूज करनी होती है। थोड़ा रिसर्च करके आपको वॉल पैनलिंग, कलर्स, फॉल सीलिंग, मटेरियल्स सब के बारे में थोड़ा बहुत समझ तो आ जाएगा। आपको पता होगा कि वॉल मोल्डिंग और स्ट्रेच सीलिंग क्या होती है, पर कहाँ क्या यूज करना चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए इंटीरियर डिजाइनर। ऐसा मिसकंसेप्शन है कि इंटीरियर डिजाइनर की फीस बहुत होती है या डिजाइनर हायर करने से आपका बजट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करवाता है, ठीक वैसे ही एक इंटीरियर डिजाइनर आपके पैसों को एक बेटर डिजाइन, बेटर मटेरियल्स और बेटर फिनिश में इन्वेस्ट करवाता है। अब इंटीरियर डिजाइनर हायर करने से पहले या उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, कब हायर करना चाहिए और क्या फीस होती है, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। अगर आप पहली बार इंटीरियर डिजाइनर हायर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो वीडियो शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। आप अपना घर एक या दो बार बनवाते हैं, लेकिन एक इंटीरियर डिजाइनर ने अपने पूरे करियर में बहुत सारे घर डिजाइन किए होते हैं, तो उनको लेटेस्ट मटेरियल्स का नॉलेज तो होता है, लेकिन उसके अलावा उस मटेरियल का एप्लीकेशन, उसको लगाने के बाद का मेंटेनेंस और उसके ड्यूरेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाता है। सब लोग अलग होते हैं और उनकी जरूरतें भी। आपकी खुद की रिक्वायरमेंट समझकर आपका घर डिजाइन होता है। अगर हमारी बात करें तो छोटे बच्चे से लेकर दादा दादी तक सबकी डिटेल्स लेते हैं कि अभी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, डेली लाइफ में आपको क्या चीजें चाहिए और क्या नहीं, आपको कौन से कलर्स पसंद है और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। एज एन इंटीरियर डिजाइनर हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम 4 से 6 महीने में घर डिजाइन करके चले जाएंगे, पर लोग उसी घर में पूरी जिंदगी रहने वाले हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सबका घर उनकी जरूरतों, पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर बनाए। तो चलो मैं बताती हूँ कि इंटीरियर डिजाइनर को हायर करने का राइट स्टेज कौन सा है। अगर आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, बंगलो हो या फ्लैट, खुद से आर्किटेक्ट हायर करके बनवा रहे हो या बिल्डर से परचेस कर रहे हो, एक स्टेज आएगा जब आपके पूरे घर का स्केलेटन रेडी हो गया होगा, मतलब कि एक्सटर्नल वॉल्स कंप्लीट हो गई और इंटरनल वॉल्स का काम अभी बाकी है। तो इंटीरियर डिजाइनर को अर्ली स्टेज हायर करने के थोड़े बेनिफिट्स है। आपको 4 BHK से 3 BHK में कन्वर्ट करना है या बिल्डर की दी हुई फ्लोरिंग नहीं चाहिए, तो एक बार में कुछ चीज बनाकर तोड़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको बनाओ ही मत। ये स्टेज में इंटीरियर डिजाइनर को हायर करके प्लानिंग करवा लो, तो उसके बाद उस प्लान के अकॉर्डिंग आपकी इंटरनल वॉल्स बनेगी। बिल्डर फ्लोरिंग इंस्टॉल कर दे और आप उसे हटाकर नई फ्लोरिंग लगवाओगे तो आपको पुरानी फ्लोरिंग हटाने का और नई लगाने का दोनों का कॉस्ट पे करना पड़ेगा। इससे अच्छा बिल्डर को पहले से ही बता दो कि वो फ्लोरिंग लगाए ही नहीं। जब भी स्टेज आए आप अपने डिजाइनर के साथ मिलके एक अच्छी सी फ्लोरिंग सिलेक्ट करके उसे खुद से इंस्टॉल करवा दो। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम भी। देखो, कुछ बिल्डर्स बिफोर पोजेशन ये चेंजेस करना अलाउ करते हैं और कुछ नहीं। तो अगर आपने परचेस करने से पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आपको कितने सिविल चेंजेस करने हैं, तो आप बिल्डर को पहले से बता दो परचेस करने से पहले। तो ये दोनों कंडीशंस, वॉल शिफ्टिंग या फ्लोरिंग चेंजेस करना है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर लेना। चलो, आपको अब ये सिविल चेंजेस नहीं करवाने तो इंटीरियर डिजाइनर को कब हायर कर सकते हैं? पोजीशन मिलने के 3 महीने पहले आप डिजाइनर को हायर करके उनसे सारे वर्किंग डिजाइन्स करवा लो, ताकि 3 महीने के बाद जब आपको पोजीशन मिले तो आपके वर्किंग ड्राइंग्स रेडी हो और आप एजेंसी से डायरेक्टली काम स्टार्ट करवा सके। अरे, ये वर्किंग ड्राइंग्स और एजेंसीज क्या होती है, समझाती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ऑलमोस्ट सारे डिजाइनर्स ये इंटीरियर डिजाइन प्रोसेस फॉलो करते हैं। स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं बट प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। फर्स्ट स्टेप प्लानिंग यानी फर्नीचर प्लेसमेंट लेआउट। जैसे मैंने रोल ऑफ इंटीरियर डिजाइनर पार्ट में बताया था, घर के सारे फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स लेकर एक इंटीरियर डिजाइनर प्लान बनाता है। वो आपके साथ ये प्लान शेयर करते हैं। आपको ये चेक करना है कि घर में जो सारी चीजें आपको चाहिए वो उस प्लान में अच्छे से अकोमोडेट हो रही है या नहीं। ये एक कंसेप्चुअल लेआउट होता है जिसमें फर्नीचर के प्लेसमेंट्स और साइजेस होंगे, मतलब कि बेडरूम में बेड कहाँ आएगा और सामने टीवी यूनिट कहाँ आएगा, स्टडी टेबल प्लेस कहाँ करना है और वार्डरोब का साइज क्या रहेगा। इस लेआउट से आपको घर में होने वाले टोटल फर्नीचर का प्लेसमेंट और उसके साइजेस का आइडिया आ जाएगा। सेकंड इज फॉल सीलिंग एंड इलेक्ट्रिकल।
प्लानिंग लेआउट के ऊपर आपने डिजाइनर को अप्रूवल दे दिया तो वो पूरे घर का फॉल सीलिंग डिजाइन स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फॉल सीलिंग की जरूरत क्या होती है। उसका मेन पर्पस है कि वो सारे सर्विसेज को अच्छे से हाइड कर सकता है। अगर आपको वायर्स नहीं देखने हैं सीलिंग में तो बेटर इसके आप फॉल सीलिंग लगा दे। और इनडायरेक्ट लाइटिंग वगैरह प्लान करने के लिए भी फॉल सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हम हमारे प्रैक्टिस में प्लान करते हैं कि हम कोई भी स्पेस में 3 टाइप का लाइटिंग बैलेंस करते हैं, एरिया लाइटिंग, मूड लाइटिंग और टास्क लाइटिंग। ये इन्फॉर्मेशन हमने बहुत सारे रील्स में शेयर करी है, मैं एक बार वापस समझा देती हूँ। कोई भी एक रूम है उसमें 3 टाइप का लाइट बैलेंस हो रहा है। जब भी आप जनरल फंक्शन यूज कर रहे हो उस टाइम आपको एरिया लाइटिंग यूज करना है जो थोड़ा सा व्हाइटिश रहेगा। उसके बाद आता है मूड लाइट। आप इवनिंग के टाइम पे अगर टीवी देख रहे हो या आप सोने जा रहे हो उससे पहले यू नीड वेरी सूदिंग लाइटिंग, उस टाइम आप मूड लाइटिंग यूज कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट या वॉल वॉशर फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद आता है टास्क लाइटिंग। यूजुअली कोई भी पिक्चर फ्रेम को आपको हाईलाइट करना है या फुट लाइट लगाना है, दैट विल वर्क एज अ टास्क लाइट। अगर आप अपने घर में ऑटोमेशन प्लान करना चाहते हो, कौन से एरिया में प्लान करना चाहते हो, वो आप अभी से डिजाइनर को बता दो ताकि वो अपने इलेक्ट्रिकल लेआउट में वो सारी चीजें पहले से अकोमोडेट कर दे। अब इलेक्ट्रिकल लेआउट में क्या आता है? इलेक्ट्रिकल लेआउट में आएंगे सारे घर के स्विच बोर्ड्स और लाइटिंग के कंट्रोलिंग्स। तो रूम में एंटर होने के बाद स्विच बोर्ड कहाँ आएगा, फर्नीचर्स के आसपास स्विच बोर्ड्स कहाँ आएंगे, वो सारी डिटेल्स इस ड्राइंग में मिल जाती है। अगर आपके घर में स्टेयरकेस है जहां आप ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होते हुए लाइट ऑन करना चाहते हैं और ऊपर पहुंचने के बाद लाइट बंद करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स इस इलेक्ट्रिकल लेआउट में दिखेगी। तो ओवरऑल फॉल सीलिंग और इलेक्ट्रिकल डिजाइन से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके घर में कैसी लाइट्स लगने वाली है, कितनी लाइट्स लगने वाली है, फैन कहाँ लगेगा या एसी कहाँ लगेगा। थर्ड इज एलिवेशन। एक रूम बनता है 4 दीवार, सीलिंग और फ्लोरिंग से। फ्लोरिंग आपको बिल्डर ने दे दिया, सीलिंग हमने डिजाइन कर लिया, तो अब बारी है 4 दीवार डिजाइन करने की। एलिवेशन ड्राइंग कैसे रेड करते हैं वो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इस रूम में हमने 4 दीवारों को नेम दे दिया है A, B, C एंड D। अब उसके इंडिविजुअल एलिवेशंस देखते हैं। वॉल A पे है स्टडी टेबल, वॉल B पे है पैनलिंग विद इनडायरेक्ट लाइट, वॉल C पे है विंडो जो फुल हाइट कर्टन से कवर हो जाएगा एंड वॉल D पे है 2 बेड्स विद बैक पैनल। ये एलिवेशंस में छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। फॉर एन एग्जांपल मैं बाइक चलाती हूँ तो घर में एंटर होने के बाद मैं हेलमेट कहाँ रखूंगी, बैग कहाँ रखूंगी, कीज और वॉलेट कहाँ प्लेस करूंगी, ये सारी बातें ध्यान में रखकर डिजाइनर एलिवेशन बनाते हैं। आपको लगेगा इसमें क्या, कहीं भी रख देंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप पैसे स्पेंड कर रहे हो और वो पैसे स्पेंड करके आपको अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती है तो ये डिजाइनर का काम है कि आपके घर में आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। ये फंक्शनल एलिमेंट्स के साथ साथ रूम्स के मूड बोर्ड्स यानी थीम भी इसी स्टेज में डिसाइड होते हैं। फोर्थ इज 3Ds। जो 2D एलिवेशंस बने थे और मूड बोर्ड्स डिसाइड हुए थे, उसी के मटेरियल्स और कलर्स को कंसीडर करके आपके रूम का 3D डिजाइन होता है। एक 3D व्यू से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका स्पेस इंटीरियर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखेगा। कुछ डिजाइनर्स 3D व्यू के साथ साथ वॉक थ्रू वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। वो मैंडेटरी तो नहीं है, पर अगर आपको चाहिए तो आप डिजाइनर को पहले से बता सकते हैं। हमारे स्टूडियो में हम 2D डिजाइन प्रोवाइड करने के बाद 3Ds शेयर करते हैं, पर कुछ डिजाइन स्टूडियोज पहले 3D व्यूज देते हैं और उसके बाद 2Ds पे वर्क करते हैं। इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है, बस सबकी डिफरेंट प्रैक्टिस है जो वो फॉलो करते हैं। फिफ्थ इज वर्किंग ड्राइंग। 3Ds एक रेफरेंस व्यूज होता है जैसे हम पिंटरेस्ट या गूगल पे देखते हैं, उसमें डायमेंशंस नहीं होते। तो साइट पे वर्क करने के लिए आपको चाहिए टेक्निकल ड्राइंग्स यानी कि वर्किंग ड्राइंग्स, सारा मेजरमेंट्स और मटेरियल्स के साथ। ये ड्राइंग से आपके पूरे घर का एग्जीक्यूशन होगा। तो जैसे मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, पोजीशन की डेट से पहले ये वर्किंग ड्राइंग्स रेडी रखना। सिक्स्थ इज मटेरियल सिलेक्शन। हमारे पास ऑलरेडी 3D व्यूज है, मूड बोर्ड्स भी है, तो हमको पता है हमको मटेरियल्स कैसे चाहिए, बट मार्केट में क्या मटेरियल्स अवेलेबल है, कौन से टेक्सचर्स में अवेलेबल है, वो देखना जरूरी है। तो जैसे जैसे साइट पे एग्जीक्यूशन वर्क स्टार्ट होगा, उसके स्टेजेस के हिसाब से मटेरियल सिलेक्शन के लिए क्लाइंट के साथ हम जाते हैं। उसमें हम सारे मटेरियल्स फिजिकली चेक करेंगे, उसमें से जो बेस्ट सूटेबल मटेरियल होगा हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करके फाइनल करते हैं। सेवेंथ इज फर्निशिंग्स और डेकोर सिलेक्शन। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। आपने पूरा घर डिजाइन करवा लिया, उसी के हिसाब से बना दिया, बट अगर आपने डेकोर ऐड नहीं किया, सॉफ्ट फर्निशिंग्स ऐड नहीं किए तो वो इनकम्प्लीट दिखेगा। तो इस स्टेज में हम सॉफ्ट फर्निशिंग सिलेक्ट करते हैं कि आपका बेडशीट कैसा रहेगा, कंफर्टर कैसा आएगा, कुशन्स कैसे आएंगे। उसके अलावा डेकोर आइटम्स जैसे कि प्लांटर्स या आर्टिफैक्ट्स कैसे रखने हैं, वो सारी चीजों का छोटी सी छोटी डिटेल के साथ सिलेक्शन होता है। आप ये प्रोसेस तो समझ गए। अब मैं बताती हूँ कि डिजाइनर को हायर करने से पहले आपको क्या करना है। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि चलो इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं, पर ये करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको रेडी रखनी है। जो कोई भी डिजाइनर को सबसे पहले चाहिए वो है फ्लोर प्लान इन PDF और CAD फाइल। हो सकता है कि आपका घर पुराना है और रिनोवेशन करवाना है, तो आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में ड्राइंग्स ना हो, तो आप पेपर पे पूरे घर का एक्यूरेट डायमेंशंस लेकर
हैंड स्केच फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हैं, जिससे डिजाइनर को आपका घर विजुअलाइज करने में हेल्प हो जाएगी। अप्रोक्स बजट, एक 3 BHK घर का इंटीरियर 20 lakhs में भी हो सकता है और 60 lakhs में भी। मैं समझ सकती हूँ कि आपको पहले से पता नहीं होगा, पर डिजाइनर को एक टेंटेटिव बजट चाहिए जो आप स्पेंड करने वाले हैं। उसके हिसाब से वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कैसा एम्बियंस मिलेगा। थीम ये मैंडेटरी तो नहीं है, पर अगर आपको कोई रूम से लेकर पर्सनल चॉइस है, जैसे कि एक रूम को ट्रेडिशनल बनाना है, पूरे घर को मॉडर्न बोहो या कंटेम्पररी लुक देना है, इसके बारे में थोड़ा सर्च करके डिसाइड कर सकते हो और बाद में इंटीरियर डिजाइनर को बता सकते हो। लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर उनका एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ले लें और वो लिस्ट आप अपने डिजाइनर के साथ शेयर करें। इस लिस्ट में आपके बेसिक से बेसिक नीड्स अकोमोडेट हो जानी चाहिए, जैसे कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कितनी एज के हैं उनके हिसाब से डिजाइन बनेगा, वो एक पार्ट रहेगा। अगर आप घर से काम करते हैं और आपको वर्क फ्रॉम होम स्पेस चाहिए तो वो भी चीज आप इस लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं। डिजाइनर स्टैंडर्ड एलिमेंट्स तो डिफॉल्ट ही कंसिडर कर लेंगे, जैसे कोई एक बेडरूम है तो उसमें बेड, वार्डरोब एंड ड्रेसिंग आएगा, बट उसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप इस लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में एल्डर्स है, उनको ज्यादा हाइट वाला बेड चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कभी कभी पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग कलर्स, मटेरियल्स, फिनिशेस पसंद या नापसंद हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं, हमारे क्लाइंट है जिनको कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है। उन्होंने हमसे बोला था कि आप हमारे घर के इंटीरियर डिजाइन में मल्टीपल कलर्स यूज करना, ब्राइट कलर्स भी यूज करना, तो हमने उस हिसाब से उनका घर डिजाइन किया था। साइमल्टेनियसली एक दूसरे क्लाइंट है जिनको एकदम सूदिंग थीम पसंद है, उनको ज्यादा कलर्स नहीं चाहिए, दे वांट टू प्ले विद 2 डिफरेंट मटेरियल्स, 2 डिफरेंट कलर्स, तो उनका पूरा घर उसी थीम के अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ था। तो आप अपने लाइक्स एंड डिसलाइक अपने डिजाइनर के साथ जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि अगर आपने नहीं बताया, आप बताना भूल गए और वो ही डिजाइनर ने डिजाइन कर दिया तो रीवर्क आएगा और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वास्तु ये कंप्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं करते। अगर आप नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर करते हो तो आप अपने वास्तु कंसल्टेंट को हायर करके उनके जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स आप अपने डिजाइनर को शेयर करते हैं, तो जब भी वो प्लानिंग करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके आपका घर वास्तु के हिसाब से डिजाइन करेंगे। इस पॉइंट पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा देती हूँ, पर उससे पहले एक टर्म समझ लो जो है एजेंसीज। इंटीरियर में कारपेंटर, पीओपी, इलेक्ट्रिशियन, पेंट, ये सारे वर्क या कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले को एजेंसी कहते हैं। इंटीरियर डिजाइनर्स 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज टर्नकी यानी एंड टू एंड सॉल्यूशन। इसमें डिजाइनर घर की डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन वर्क दोनों ही हैंडल करते हैं। उनकी खुद की एजेंसीज यानी वर्कर्स होते हैं जो उनके सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं। इसमें पूरी अमाउंट क्लाइंट डिजाइनर को डायरेक्टली पे करते हैं। ये फॉर्मेट 2 टाइप्स के क्लाइंट के लिए बेस्ट है। सबसे पहला, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जो अपने काम में इतने व्यस्त है कि वो टाइम नहीं निकाल पाएंगे, उस केस में दे कैन गो विद टर्नकी, बिकॉज़ डिजाइनर अपने साइड से सारी चीजें हैंडल कर लेंगे। और दूसरे क्लाइंट्स जिनके पास फिक्स बजट है, उनको अपने बजट के आगे नहीं जाना है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड फॉर्मेट, बिकॉज इसमें पहले से ही आपका बजट डिसाइडेड होगा, उसी बजट में पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। सेकंड इज इंटीरियर डिजाइन कंसल्टेंट। इस फॉर्मेट में क्लाइंट को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है एजेंसी सिलेक्ट करने की। जैसे कि हमारी कंपनी यूनिटी इंटीरियर्स एक प्रीमियम डिजाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। हम रिमोटली भी प्रोजेक्ट्स करते हैं जहां घर की पूरी डिजाइन और ड्राइंग्स हम प्रोवाइड करते हैं। शुरू से लेकर मटेरियल सिलेक्शन और आर्टिफैक्ट सिलेक्शन तक हमारी टीम क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व रहती है। क्लाइंट खुद से लोकल एजेंसीज हायर कर सकते हैं। इसमें क्लाइंट इंटीरियर डिजाइनर को सिर्फ उनकी फीस पे करते हैं। मटेरियल्स की पेमेंट वो डायरेक्टली शॉप पे करते हैं और एग्जीक्यूशन एजेंसीज का पेमेंट क्लाइंट डायरेक्टली उनको दे देते हैं। थर्ड इज डिजाइन ओनली सर्विसेज। इसमें इंटीरियर डिजाइनर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 3Ds और वर्किंग ड्राइंग्स रेडी करके आपको हैंडओवर दे देंगे। उसके बाद एग्जीक्यूशन से लेकर मटेरियल सिलेक्शन आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा। टर्नकी एंड डिजाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज में साइट विजिट्स इंक्लूडेड होती है, पर डिजाइन ओनली सर्विस में साइट विजिट इंक्लूडेड नहीं होती। आई होप आपको ये 3 टाइप्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन प्रोसेस अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं बात करती हूँ इंटीरियर डिजाइनर्स की फीस के बारे में। मुझे पता है ये आपको कब से जानना था। इंटीरियर डिजाइनर अपने खुद के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। फर्स्ट इज स्क्वायर फीट बेसिस, सेकंड इज पर रूम बेसिस, थर्ड इज परसेंटेज बेसिस एंड फोर्थ इज फिक्स्ड फी। यूजुअली ये रेट्स वेरी करते हैं स्कोप ऑफ वर्क, डिटेलिंग, लोकेशन और प्रोजेक्ट वॉल्यूम के ऊपर। फिर भी आप टेंटेटिवली आपके बजट का 8 से 15% कंसिडर कर सकते हैं एज एन इंटीरियर डिजाइनर्स फी। अगर अपना घर बनाने में ये वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर हमें कॉन्टेक्ट करना है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मैं आशा रखती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा डिजाइनर मिले और आपका घर जैसा आपने सपनों में सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा बने। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।